अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज मैं काउंटडाउन लगाना भूल गया। चलें। तो जो जो आ रहा है अपनी साथ साथ अटेंडेंस लगाता जाए। आज हम कल का थोड़ा सा क्या लें, रिवाइज कर लेंगे 10-15 मिनट के अंदर। और फिर उसके बाद जो कल हमने पढ़ा था उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। और फिर आगे सीएसएस को हम आगे लेके चलेंगे। ठीक है। तो 2-3 मिनट इंतज़ार कर लेते हैं ताकि स्टूडेंट सारे आ जाएं। अच्छा, तलहा पूछ रहा है कि हमने एच टी एम एल कवर कर लिए। तो हमने एच टी एम एल कवर कर लिए तकरीबन सारी। इसमें ये सी एस एस जो है असल में वैसे अगर देखा जाए तो एच टी एम एल का पार्ट ही है। अ, और आप कह लें कि जब हम एच टी एम एल वैसे तो साथ साथ चलता रहेगा, कुछ नए एलिमेंट्स वगैरह आएंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा। लेकिन जो आपकी खाली एच टी एम एल की क्लासेस थी वो हमने कर लिया। अब हम आगे चलेंगे। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जो आता जा रहा है अपनी अटेंडेंस लगाते जाए। अटेंडेंस एक्टिवेट नहीं हुई। मैं देख लेता हूँ इसे। अटेंडेंस एक्टिवेट हो गई है। आप अब दोबारा रिफ्रेश करके चेक कर लें। अच्छा। अच्छा, कल भी मैंने कुछ क्वेरीज का आंसर किए लेकिन फिर भी कुछ रह गए। तो इंशाल्लाह कल या परसों तक सारी क्वेरीज आंसर हो जाएंगी। अच्छा जी, ये हो गया। CSS1 CSS2 लोड हो रहे हैं लेक्चर्स। प्रॉपर्टीज हैं, ये हम क्लास के एंड में लिखेंगे। अभी यहाँ से डिस्कस करेंगे CSS को। ठीक है। अच्छा, तो शुरू करते हैं फिर। अगर कल के लेक्चर में से कोई सवाल है तो वो पूछ ले। अच्छा हाँ, ये भी मैं इनलाइन इंटरनल और एक्सटर्नल का कॉन्सेप्ट मैं अभी आज दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। चलें, काफ़ी सारे लोग हो गए हैं। अब हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। मैं फाइल खोल लूँ जिस पे मैं सारा ये। अच्छा, तो कल हमने बात की थी कि जो स्टाइल शीट होती है या सीएसएस होता है वो असल में करता है क्या है, वो स्टाइल को ऐड करता है। ठीक है। अब स्टाइल ऐड करने के तीन तरीके थे।
नंबर वन ये था कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ये H1 हेडिंग दी हुई है मैंने यहाँ पे, लिस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब इसको मैंने स्टाइल देना है तो उसके तीन तरीके हैं मेनली। एक ये तरीका है कि मैं स्टाइल का टैग यूज करूं, सॉरी स्टाइल H1 के टैग के अंदर ही स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करूं, और जो भी मैंने स्टाइल देना है वो मैं इस तरह से दे दूं। ठीक है, अब स्टाइल देने के यहाँ पे जो स्टाइल का रूल है, उस रूल के दो पार्ट होते हैं। एक होती है प्रॉपर्टी, ठीक है, जिस तरह बॉर्डर, इस हेडिंग की प्रॉपर्टी एक है बॉर्डर, ठीक है, उस बॉर्डर की कोई वैल्यू होगी, ठीक है। अब वो उसकी वैल्यू क्या है, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। अब इसकी एक और वैल्यू हो सकती है, सॉरी, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी और वैल्यू को सेपरेट करने के लिए हम कॉलन यूज करते हैं, ठीक है। अब जिस तरह मैंने कोई और प्रॉपर्टी मॉडिफाई करनी है तो मैं यहाँ पे सेमी कॉलन लगाऊंगा, इसका मतलब है कि एक रूल खत्म हो गया है और अगला स्टाइल का रूल डालने लगा मैं, ठीक है। अब अगला रूल क्या हो सकता है, कलर का रूल हो सकता है, ठीक है। कलर, अब कलर प्रॉपर्टी मैंने लिख ली है, अब इसको सेपरेट करना है वैल्यू से, और कलर यूजुअली वैल्यू कलर में क्या होगी, ग्रे लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको मैं कहता हूँ इन लाइन CSS। अब ये इन लाइन क्यों है, इन लाइन इसे हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये HTML के अंदर ही लिखी हुई है, या HTML का जो एलिमेंट है उसके अंदर ही लिखी हुई है। अब मैं जो मेरा इसको मैंने सेव नहीं किया मेरे ख्याल में, इसको मैं सेव करता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें लिस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये ग्रे हो गए और इसका बॉर्डर आ गया जिस तरह के मैंने स्पेसिफाई किया था इसके अंदर। अच्छा, ये इनलाइन CSS है। अब अगर अब मैं चाहता हूं कि मैं इसी को मॉडिफाई करूं, इसकी कोई और प्रॉपर्टी मॉडिफाई करूं, लेकिन वो इन लाइन ना हो, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कोई और H1 है, यहाँ पे H1 टैग मैं यहाँ पे लगाता हूँ, दिस इज एंडिंग ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आपको H1 नजर आ जाएगा, ये H1 नजर आ गया। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ना बार बार इस तरह से स्टाइल ना लगाना पड़े, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको भी ग्रे और ये करना है, इसको बॉर्डर में करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तरीका तो ये है कि मैं इसी को यहाँ से उठा के कॉपी कर लूँ, लेकिन फिर ये होगा कि एक स्टैंडर्ड HTML के डॉक्यूमेंट में आप अगर अपनी वेबसाइट बनाते हैं या आपने अपनी CV पे काफ़ी काम कर लिया होगा, तो आपने वहाँ पे काफ़ी सारे टैग इस्तेमाल किए होंगे, H1 के या P टैग काफ़ी सारे इस्तेमाल किए होंगे। तो आप हर टैग के साथ इस तरह से ये लिखेंगे, स्टाइल का टैग लगाएंगे, यहाँ से मैं कॉपी करके लगाता हूँ, तो एक तो वो अच्छा नहीं लगेगा, उसकी रीडेबिलिटी कम होगी, और आप एक ही काम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, क्योंकि मैंने दोनों H1 है, दोनों को मैंने स्टाइल देना है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि स्टाइल का टैग यहाँ पे लगाऊं और उसके अंदर मैं स्टाइल डिफाइन कर दूं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, H1 को स्टाइल देना है, और H1 को क्या स्टाइल देना है, H1 को स्टाइल देना है बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और इसको कलर दे देना है ये, ठीक है। अब आप देखेंगे कि मैंने इसके अंदर कोई स्टाइल का एट्रीब्यूट नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे अब ये दोनों एक ही तरह से नजर आएंगे मुझे, ठीक है। तो ये हो गई इंटर्न, ये इनलाइन थी, और ये वाली क्या हो गई, इंटरनल, ठीक है। ये मैंने आपको कोड इसके दिए हुए हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर। अब एक अगर आपको मैं बनी हुई साइट दिखाऊं कुछ, मेरे पास बल्कि इधर भी पड़ी होंगी, इधर कहाँ पड़ी होगी, से बूटस्ट्रैप की थीम है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको,
यहाँ पे मल्टीपल पेजेस होंगे। अच्छा, इसके तो एक ही पेज है। यहाँ पे पड़ी होनी चाहिए वैसे। जिस तरह से ये favor.pk है, ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है। चले, कोई भी वेबसाइट होगी उसके मल्टीपल पेजेस होते हैं, ठीक है, काफी सारे पेजेस होते हैं, ठीक है। जिस तरह ये index.html है, मैं लगाता हूँ यहाँ पे एक और पेज लगा लेता हूँ, page.html, ठीक है। ये इस पे अभी तो कुछ भी नहीं है, इस पे भी मैं h1 टिक डाल देता हूँ। This is second page। अब मैं चाहता हूँ कि ये, क्योंकि एक ही वेबसाइट में दो पेजेस हैं, एक ही वेबसाइट के पड़े हुए हैं, एक ही लोकेशन पे है ना तकरीबन, ठीक है। तो यहाँ पे भी h1 है और यहाँ पे भी h1 है, ठीक है। तो या तो मैं ये कर सकता हूँ कि इस h1 के अंदर ये इनलाइन CSS डाल दूँ, या मैं कर सकता हूँ ये कि ये वाला जो स्टाइल का एट्रीब्यूट है ये कॉपी करके मैं यहाँ पे रख दूँ हेड के अंदर, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे स्टाइल का एट्रीब्यूट रखता हूँ। लेकिन इस तरह के अगर आप कह लें 10-15 पेजेस होंगे तो मुझे 10-15 पेजेस में ये वाला काम करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक और काम करता हूँ, मैं करता हूँ, अब इनलाइन देख ली हमने, इंटरनल देख ली, अब हम देखेंगे एक्सटर्नल, कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट से मैं इसको कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक डॉक्यूमेंट बना लिया स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। अब इसको मैं एडिट करूंगा, ठीक है। अब मैं वैसे खोल के दिखा देता हूँ आपको, इसको रिफ्रेश करता हूँ, इसमें भी ये हेडिंग लिखी होगी, दिस इज सेकंड पेज, ठीक है। और यहाँ पे h1 देखें किस तरह से आ रहा है, ग्रे आ रहा है, फॉन्ट बड़ा है, और आप कह लें कि बॉर्डर दिया हुआ है इसे, ठीक है। दोनों h1 में फ़र्क है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये दिया हुआ है, इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे वही चीज़ें, सॉरी, h1 मैंने सिलेक्टर रख लिया कि h1 को स्टाइल देना है, उसके बाद मैं लिखता जाऊंगा, ठीक है। अब बॉर्डर वही सेम 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है, फिर कलर ग्रे, ठीक है। अब यहाँ पे ये खाली ये काम करने से अटैच नहीं होगी। अब यहाँ पे जो आपको इफेक्ट नजर आ रहा है वो कैसे नजर आएगा, वो नजर आएगा जब मैं इसको लिंक करूंगा। एक्सटर्नल स्टाइल शीट बना तो लिए मैंने, लेकिन एक्सटर्नल स्टाइल शीट को मैंने लिंक भी करना होता है। अच्छा, और इसको href देना होता है। हाइपर रेफरेंस कहाँ पे पड़ी है स्टाइल शीट, स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है, और ये लिंक क्लोज। अच्छा, अब मैं दोनों को रिफ्रेश करता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप ये देख सकते हैं, और इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप ये देखें कि यही काम हो रहा है। ये असल में मैंने जूम किया वो पेज, असल में इसका यही साइज है, ठीक है। अब देखें, मैंने एक ही जगह से स्टाइल डॉट सी एस एस मैंने दो जगह पे अपने स्टाइल लगा दिए, ठीक है। इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट, ठीक है। तो अब आपको इसका फायदा भी पता चल गया होगा, नुकसान भी पता चल गया होगा। और होता इस तरह से है कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ इंटरनल की, कल हमने प्रायोरिटी के ऊपर भी बात की थी कि एक्सटर्नल की सबसे कम प्रायोरिटी होती है, फिर इंटरनल की होती है, और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है इनलाइन की। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको रेड कर देता हूँ, सॉरी, ये बॉर्डर का कलर है, मैं चेंज कर देता हूँ रेड पे, ठीक है। तो h1 का स्टाइल है यहाँ पे, तो इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें बॉर्डर का कलर रेड हो गया। इसको जूम कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखते हैं हम, इसके बॉर्डर का कलर मैं कर देता हूँ इंटरनल में येलो, येलो ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि जिसमें इनलाइन था उसमें रेड ही आया है, जिसमें इंटरनल था, इनलाइन का इफेक्ट नहीं था, उसने इंटरनल को ले लिया है, और जिसमें इनलाइन और इंटरनल दोनों ही नहीं थे उसने
कोई इफेक्ट नहीं लिया, वो एक्सटर्नल सीएसएस को ही फॉलो कर रहा है। ठीक है, होपफुली समझ आई होगी ये वाली बात। अच्छा सर, स्पैन का टैग को यूज करते हुए टेक्स्ट को कैसे अलाइन करेंगे, प्रॉपर्टी बताएं। अच्छा, स्पैन का टेक्स्ट को यूज करके आप, स्पैन से अलाइन नहीं होगा क्योंकि स्पैन इनलाइन होता है, इनलाइन चीजें अलाइन मुश्किल सी होती हैं। आप उसका जो ऊपर वाला डिव है या पी टैग है उसको अलाइन कर सकते हैं। एक्सटर्नल सीएसएस में विदाउट क्लासेस आईडी के मेन फाइल को स्टाइल कर सकते हैं। हाँ जी, एक्सटर्नल सीएसएस में मैंने अभी जो स्टाइल किया था, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाई है, उसमें मैंने क्या किया है, उसमें मैंने खाली H1 को सिलेक्ट किया है। ठीक है, इसमें कोई क्लास नहीं है, कुछ नहीं है, मैंने डायरेक्ट एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया। क्लासेस और आईडीज तब बनाते हैं जब मैंने स्पेसिफिक एलिमेंट्स को मॉडिफाई करना हो। सिर्फ एक्सटर्नल करवा दें फिर। अच्छा, एक्सटर्नल करवा दिया मैंने, इसमें क्या सवाल है आप पूछ लें। सीएसएस में हैश और डॉट का क्या कहते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये नीचे अदनान ने भी बता दिया, आईडी और क्लास। अच्छा, अब देखें, अब दूसरा कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं हम, आईडी और क्लासेस के ऊपर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब मैंने एल आई को मैंने फॉर्मेट देना था कोई। ठीक है, मैंने इस लिस्ट के हर एलिमेंट को कोई ना कोई कलर देना था। ठीक है, लेकिन मैंने हर लिस्ट के एल आई को, हर एलिमेंट को अगर मैं यहाँ पे लगाऊं स्टाइल, ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी स्टाइल लगाता हूँ एल आई, और इसमें मैं कलर लगा देता हूँ ग्रीन। इससे क्या होगा, इसका क्या मतलब है इस लाइन का, एल आई कलर ग्रीन, इसका मतलब ये है कि जितने भी एल आई हैं उनमें ग्रीन कलर आ जाए। ठीक है, ऑरेंज भी ग्रीन, पोटैटो भी ग्रीन, मैंगो भी ग्रीन, टोमेटो भी ग्रीन, बनाना भी ग्रीन, अनियन भी ग्रीन में आएगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि जो वेजिटेबल्स हैं वो ग्रीन आए और जो फ्रूट्स हैं वो येलो आए। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने ग्रुपिंग कर ली। अब ग्रुपिंग करने का क्या तरीका था हमारे पास, ग्रुपिंग करने का एक तरीका था कि मैं जो भी एलिमेंट है उनको ग्रुप असाइन कर दूं। जो फ्रूट्स थे उनको मैंने फ्रूट्स असाइन कर दिया, और जो वेजिटेबल थे उनको मैंने वेजिटेबल असाइन कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब ये क्लास लगाने से इनका कलर चेंज नहीं हो जाएगा जब तक मैं इस क्लास की स्टाइल को डिफाइन नहीं करूंगा। ठीक है, अब ये क्लास फ्रूट लगा लिया ना मैंने, अब इसको डिफाइन करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, ये मैं एल आई मिटा देता हूँ यहाँ से। अब खाली एल आई थी, खाली एल आई को डिफाइन करने के लिए मैं क्या लिखता था, एल आई। ठीक है, और उसके बाद कलर ग्रीन। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एल आई तो नहीं है ना, यहाँ पे तो हमारे पास क्लास है। तो क्लास को मैं किस तरह से डिफाइन करूंगा, मैं डिफाइन करूंगा डॉट से। ठीक है, क्लास को डिफाइन करने के लिए मैं डॉट और क्लास का नाम लिखूंगा, डॉट फ्रूट हमारी क्लास है। जिस तरह से ये वाली क्लास है, क्लास फ्रूट, इसके इसके ऊपर मैंने सी एस एस का रूल लगाना है, तो मैं स्टाइल डॉट सी एस एस में क्या लिखूंगा, डॉट फ्रूट। ठीक है, उसके बाद मैंने कलर येलो दे दिया। इसी तरह डॉट वेजिटेबल्स को डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, डॉट वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल को मैंने कलर दे दिया। ठीक है, इतना काम हो गया। अब आपको नजर आएगा कि ऑरेंजेस को मैंने, ये फ्रूट है और वेजिटेबल्स हैं, डॉट फ्रूट को मैंने येलो दिया है, वेजिटेबल को मैंने ग्रीन दिया है। ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं हम, क्या इसी तरह ही है, कहाँ गया, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये पहले वाला नहीं आ रहा क्योंकि मुझे इसको हार्ड रिफ्रेश करना पड़ेगा, इसको सेव नहीं किया मैंने, सॉरी। तो जितने भी फ्रूट्स हैं वो येलो आ रहे हैं और जितने भी वेजिटेबल हैं वो ग्रीन आ रहे हैं। किसकी मदद से, क्लास की मदद से, क्योंकि क्लास क्या कर रहा है, ग्रुपिंग कर रहा है। अच्छा, आगे चलते हैं।
अच्छा ये हो गया। अब आ जाते हैं हम आईडी के ऊपर। अब आईडी हम किस केस में यूज करते हैं? आईडी हम यूज इस केस में करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इस ऑरेंज को अलग कलर देना है और इस पोटैटो को अलग कलर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लास की जगह आईडी यूज करूंगा क्योंकि मैंने सिंगली आइडेंटिफाई करना है ना, क्योंकि ऑरेंज को मैंने अलग कलर देना है, यहाँ पे मैं आईडी भी ऑरेंज रख देता हूँ, ठीक है। और इसकी आईडी मैं रख देता हूँ पोटैटो। क्या मैंने अलग अलग इसको स्टाइल देना है। अब इनको स्टाइल देने के लिए, आईडी को स्टाइल देने के लिए, क्लास को स्टाइल देने के लिए क्या करते थे हम? डॉट फ्रूट, और ये भी ऑरेंज भी क्लास होती तो यहाँ पे हम आसान था डॉट ऑरेंज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि ये हमारे पास आईडी है, तो आईडी को स्टाइल करने के लिए हम क्या करेंगे? डॉट नहीं यूज करेंगे, हम क्या यूज करेंगे? हैश टैग यूज करेंगे, ठीक है। अब हैश टैग ऑरेंजेस ऑरेंज, ठीक है, इसका कलर रख देते हैं हम ऑरेंज, ठीक है। और इसी तरह हैश टैग वेजिटेबल, सॉरी हैश टैग पोटैटो, हैश टैग इसका कलर हम रख देते हैं ब्राउन। इसको मैं चला के देखता हूँ। यहाँ पे देखें ऑरेंज और पोटैटो का अलग अलग रंग है, बाकी वेजिटेबल और फ्रूट्स का सेम रंग आ रहा है, ठीक है। ये फर्क है आईडी और क्लासेस में। एक्सटर्नल और इंटरनल में ये डिफरेंस है कि जो काम इस स्टाइल डॉट सी एस एस से हो रहा है वो एक्सटर्नल से हो रहा है, ठीक है। और जो काम आप कहें कि इंडेक्स के अंदर इस स्टाइल के टैग से हो रहा है, ये वाला स्टाइल का टैग, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ये हो रहा है इंटरनल स्टाइल सी एस एस से। अब एक्सटर्नल का क्या फायदा है? एक्सटर्नल का फायदा ये है कि जो चीज मैंने यहाँ पे भी लगाई है ना, दूसरे पेज के अंदर, दूसरे पेज के अंदर मैंने लिंक कर दिया है। अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ यूएल और ये एल आई, इसकी मैं क्लास देता हूँ क्लास फ्रूट, न्यू फ्रूट लिख देते हैं हम यहाँ पे भी। आप देखें यहाँ पे मैंने कोई स्टाइल नहीं दिया वैसे, लेकिन इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे कि इसका कलर येलो है। ये किस वजह से हुआ? ये एक्सटर्नल स्टाइल डॉट सी एस एस की वजह से हुआ, ठीक है। HTML के हमने टैग्स वगैरह ही देखने थे, आगे बूटस्ट्रैप देखेंगे उसमें। ये CSS भी आप कह लें HTML का पार्ट ही है। क्लासरूम में आपके कमेंट कहाँ शो होते हैं? क्लासरूम में जो असाइनमेंट होती है ना, वहाँ पे मेरा कमेंट शो हो जाता है, ठीक है। अच्छा सर अगर हो सके तो प्लीज़ कलर स्कीम के अबाउट कुछ बता दें, अगर प्रिंट करने हैं तो किस सेक्शन में? अच्छा ये जो कलर स्कीम है ना, इसके ऊपर मैं बूटस्ट्रैप के बाद लेक्चर दूंगा, ठीक है। वैसे अगर आपने अभी देखना है तो आप इसको देख लें कलर थ्योरी को, या बल्कि ये वेबसाइट्स भी हैं कलर डॉट डॉप डॉट कॉम, ये मैं स्लैक पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ये अब ये वेबसाइट करती क्या है? ये वेबसाइट ना आपको थीम सेलेक्ट करके बता देती है कि अगर आपने एक कलर को इस एक तरह का रखना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कलर ये वाला कर लेता हूँ, तो उसके साथ मैचिंग कलर कौन से होंगे, ठीक है। और मैचिंग कलर के भी आप देखें कि फॉर्मेट्स हैं यहाँ पे। ये कलर व्हील थ्योरी के ऊपर बेस्ड है कि कौन से कलर कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कौन से कलर किस तरह से किस कलर के साथ मैच करना चाहिए, ठीक है। तो ये आप वेबसाइट है, ये इस वेबसाइट से ना आपको अंदाजा हो जाएगा, और वो आपको हेक्साडेसिमल कोड भी दे देता है जिसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर बाद में डिटेल में बात करेंगे, ये भी क्लास के अंदर नहीं है, तो बाद में मैं किसी लेक्चर में इसको डिटेल में कवर करूंगा। ये मैंने लिंक दे दिया आपको स्लैक पे, इसको जाके देख लें। अच्छा
ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब आपको इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन का सीएसएस का पता चल गया। ठीक है, अब आप ये बताएं कि हम एक्सटर्नल सीएसएस क्यों यूज करते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस के एडवांटेजेस क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि जो अभी मैंने आपको करके भी दिखाया है कि मुझे एक ही जो मेरा स्टाइल है वो रीयूज हो जाता है बाकी सारे पेजेस के ऊपर। ठीक है, द सेम स्टाइल शीट कैन बी रीयूज्ड बाय ऑल ऑफ द वेब पेजेस इन योर साइट। दिस सेव्स यू फ्रॉम इंक्लूडिंग द स्टाइलिस्टिक मार्कअप इन ईच इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आपको हर डॉक्यूमेंट में जाके स्टाइल नहीं करना पड़ेगा। एक वेबसाइट है जिसके 100 पेजेस हैं, तो आप एक ही स्टाइल शीट से उन 100 पेजेस का स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं। एक तो सबसे बड़ा फायदा ये हो गया। अच्छा, दूसरा फायदा, because the style rules are written only once rather than appearing on every element in every document, the source documents are smaller। अब इससे क्या होता है, अब यहाँ पे देखें कि अगर मैं ये यहाँ पे स्टाइल वगैरह लिखता रहता तो मेरा जो डॉक्यूमेंट का साइज था वो बड़ा हो जाता। अब इस तरह यहाँ पे मैंने इंटरनल स्टाइल शीट लगाई है, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये जो मेरे पास 5 लाइनें हैं ये ऐड हुई हुई हैं। ठीक है, अगर मैं ये पूरी की पूरी स्टाइल शीट रखता तो ये 20 लाइनों की स्टाइल शीट तो है, जो है 20 लाइनें ये ऐड हो जाती हैं हर डॉक्यूमेंट के अंदर। तो एक तो इनसे आपका फिर साइज बचता है हर डॉक्यूमेंट का। जितना कम साइज होगा उतना जल्दी लोड होगा, जितना जल्दी लोड होगा उतनी उसकी आपकी वेबसाइट की अच्छी एसईओ होगी। ठीक है, यू कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ सेवरल पेजेस बाय ऑल्टरिंग जस्ट द स्टाइल शीट रादर देन ईच इंडिविजुअल पेज। अच्छा, अगर आप की कोई वेबसाइट है जिसमें 5 से 7 पेजेस हैं, ठीक है, अब आपका जो क्लाइंट है वो कहता है कि इसकी कलर स्कीम चेंज करनी है। ठीक है, तो एक काम तो ये हो सकता है कि आप हर पेज के अंदर 5 पेजेस खोलें, 5 पेजेस का बैकग्राउंड का कलर जो है वो चेंज करें। लेकिन अगर ये एक ही एक्सटर्नल स्टाइल शीट से होगा तो आप एक दफा ही उसका कलर चेंज कर देंगे एक ही स्टाइल शीट को यूज करके। ठीक है, और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, आपने थीम्स का नाम सुना होगा। थीम क्या होती है, आपके मोबाइल के अंदर भी थीम्स होती हैं। ठीक है, तो अब थीम चेंज करने से क्या होता है कि सारी की सारी जो फाइल्स हैं उसका कलर कॉम्बिनेशन, लुक एंड फील चेंज हो जाती है। तो एक्सटर्नल सीएसएस क्या करती है, अब ये एक ही फाइल है ना। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है style.css, मैं एक नई फाइल बना देता हूँ, इसको मैं कहता हूँ विंटर स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करता हूँ, जो भी मेरे पास स्टाइल डॉट सी एस एस होगी ना, ये मैं कॉपी कर देता हूँ और कलर उसका चेंज कर दूंगा। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और मैं विंटर स्टाइल के खोलते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इनके सारे के कलर चेंज कर देता हूँ। ये ग्रे ग्रे है तो इसको मैं ब्राउन कर देता हूँ, ये ब्लैक है तो इसको मैं ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, ये येलो है तो इसको मैं पिंक कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं खाली चेंज कर रहा हूँ, ये शायद अच्छा ना लगे, इसको मैं डार्क ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, ये ऑरेंज है, इसको मैं पर्पल कर देता हूँ। ब्राउन है, इसको मैं ब्राउन कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आप देखेंगे। अच्छा, अब देखें, अब मेरी सी एस एस किस तरह की नज़र आ रही है, मेरा पेज किस तरह का नज़र आ रहा है। मेरा पेज इस तरह का नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ से एक स्टाइल शीट का एट्रीब्यूट चेंज करूंगा खाली, ठीक है, यहाँ पे मैं विंटर स्टाइल कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने विंटर स्टाइल कर दिया। अब इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखें सारा कुछ, सारे रंग जो हैं वो चेंज हो गए। खाली एक स्टाइल शीट चेंज करने से आपने सारे के सारे जो थीम थी, जो लुक एंड फील थी वो चेंज कर ली। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट का ये फायदा होगा कि मैंने डॉक्यूमेंट, जो असली डॉक्यूमेंट है उसको छेड़ा नहीं है, लेकिन जो स्टाइल का डॉक्यूमेंट था उसको बदलने से मेरी लुक एंड फील चेंज होगी।
The style sheet can act as a style template to help different author achieve the same style of document without learning all of the individual style setting. Okay? अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई? एक्सटर्नल स्टाइल शीट का फायदा आपको समझ आ गया होगा। चलिए मैं क्लास के बाद आपसे डिस्कस करता हूँ तला कि वो शो क्यों नहीं हो रहा कमेंट, उसको देख लेते हैं। सर मैं W3 से HTML की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसलिए आप मुझे काइंडली बता दें कि मैं कौन सा टॉपिक, जो W3 स्कूल में आप सारे टॉपिक्स देखें, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि आपने मेरे जितना पढ़ाता हूँ, क्योंकि हमने ना दो चीज़ें कवर करनी है, दो भी नहीं बल्कि 3-4 चीज़ें कवर करनी है। दो मेन जो है वो ये है कि टेक्निकल साइड और फ्रीलांसिंग साइड, तो हम और वो भी कवर करना है हमने 2.5 महीने के अंदर। तो ये अब आपने कोर्स के ऊपर नहीं रहना, आपने खुद से सारी चीज़ें सीखनी है। विंटर स्टाइल एक फाइल का नाम है और कुछ भी नहीं है। जिस तरह से स्टाइल डॉट सी एस एस थी, मैं कहता हूँ कि मैंने समर के लिए अलग स्टाइल बनाना है, विंटर के लिए अलग स्टाइल बनाना है, तो ये थीम हो गई है, ठीक है। तो मैं स्टाइल डॉट सी एस एस को चेंज करके थीम भी चेंज कर सकता हूँ। If external CSS is better then why we read inline and internal CSS? अच्छा, इसका मैं जवाब देता हूँ। अच्छा, अब ये देखें कि ये एक्सटर्नल CSS से तो मैंने काम हो गया। एक्सटर्नल CSS क्या कर रही है कि 2 या 3 पेजों के ऊपर, अभी मैंने 2 ही बनाए हैं क्योंकि डमी है। यूजुअली क्या होता है कि 5-7 पेजेस होते हैं एक छोटी सिंपल वेबसाइट के, तो 5-7 पेजेस के अंदर स्टाइल कहाँ से लग रहा होगा? इस स्टाइल डॉट सी एस एस से। मैं इसको रिवर्ट कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि जो एक स्पेसिफिक जगह है, स्पेसिफिक ये वाला जिस तरह से है, दिस इज एंड ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, ये वाले H1 के टैग को मैं अलग रंग देना चाहता हूँ, ठीक है। तो अलग रंग देने के लिए मेरे पास बजाय इसके कि मैं उधर से काम चलाऊँ, मैं इधर से भी काम चला सकता हूँ। यहाँ पे मैं स्टाइल लिखूंगा और यहाँ पे कलर दे दूंगा और मैं यहाँ पे कलर इसको कर देते हैं ठीक है। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यह देखिए आप, अच्छा पहले ग्रे है, इसको ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। तो इनलाइन सीएसएस का क्या फायदा हुआ कि मेरे पास एक जगह है ओवरराइड करने के लिए, ठीक है। और यही फायदा है कैस्केडिंग सीएसएस का कि मल्टीपल स्टाइल शीट्स की वजह से एक जेनेरिक रूल का सिस्टम बन जाता है कि अगर इसके ऊपर जेनेरिक रूल लग रहा है तो जेनेरिक रूल लगेगा, अगर इसके ऊपर स्पेसिफिक रूल लगाना चाहता हूँ मैं, तो इसके ऊपर मैं स्पेसिफिक रूल लगाना चाहता हूँ। अच्छा, अभी जो हम बना रहे हैं ना डॉक्यूमेंट, वो बहुत छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप बड़े बड़े वेबसाइट्स देखेंगे तो उनमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, जिस तरह सैम्पल वेबसाइट में यही देख लें, फेसबुक ही देख लें, इनके ऊपर भी एक चीज़ से एक चीज़ के ऊपर से मल्टीपल रूल्स आ रहे होते हैं। अब ये तो पता नहीं, ये नई ऐप है, इसी को मैं दिखा लेता हूँ शायद यहाँ पे, इसको अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ तो यहाँ पे देखें, ये मल्टीपल जगह से यहाँ पे इसको स्टाइल मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैं एलिमेंटर के इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये तो सिंपल सी चीजें थी, अब आगे चलते हैं। अच्छा, इस पे हम क्लास के एंड पे आएंगे। अब हम आ जाते हैं पेज लेआउट के ऊपर, बल्कि पेज लेआउट से पहले आसान चीज देख लेते हैं। CSS ID div टैग देख लिए, क्लासेस देख लिए हमने, क्लास एंड आईडी देख लिया है, इनलाइन स्टाइल, इनलाइन CSS देख लिया। चलिए हम पहले ये देख लेते हैं। अच्छा, ये कुछ स्टाइल की प्रॉपर्टीज हैं, CSS की प्रॉपर्टीज हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे और उससे देखेंगे कि ये क्या करते हैं, ठीक है। जिस तरह से ये टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये वैसे आप यहाँ से ना W3 स्कूल से आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी, क्योंकि क्लास के अंदर इतना टाइम नहीं होता कि सारी प्रॉपर्टीज को हम कवर करें। तो आपने क्या करना है, आपने ये लर्न CSS में जाके, ठीक है, यहाँ पे सिंटेक्स में चले जाएं और ये सारा आपको कुछ बताने लग जाएंगे, ठीक है। ठीक है,
अच्छा, हम ये जल्दी से प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी क्या करती है कि आपने अगर टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, ओवरलाइन करना है, लाइन थ्रू करना है, या टेक्स्ट को ब्लिंक, अब ये ब्लिंक वाला मेरे ख्याल में डेप्रिकेट हो गया HTML5 के अंदर। अंडरलाइन या ओवरलाइन करना है तो आप ये वाली टैग इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन। ठीक है, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, बल्कि इसका साथ साथ मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अच्छा, ये इंडेक्स में मैं H1 को, यही है ना, यहाँ पे मैं चीज़ ऐड करता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन, यहाँ पे इसको करता हूँ अंडरलाइन। ठीक है, तो ये वाला जो टेक्स्ट होगा आपके पास ये अंडरलाइन नजर हुआ, आया हुआ नजर आया। अच्छा, अब यूजुअली जब आप कोड कर रहे होते हैं तब आपको चीज़ें वगैरह देखनी पड़ती हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए हम डेवलपर्स यूज करते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट। ये सारे एलिमेंट्स हैं ना HTML के, अब इनके ऊपर मैंने देखना है कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है, ये किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं जाता हूँ इसके ऊपर, राइट क्लिक करता हूँ, आप भी सारे राइट क्लिक करें। मैं जरा स्लो बता देता हूँ क्योंकि ये टूल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट क्लिक करेंगे आप, इंस्पेक्ट में जाएं, इंस्पेक्ट एलिमेंट, तो यहाँ पे ये इंस्पेक्ट HTML का टूल खुल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें दो विंडोज हैं साइड बाय साइड, एक ये वाली विंडो है जो नजर आ रही है आपको, दूसरी ये वाली विंडो है। ठीक है, एक ये वाली, दूसरी ये वाली। अच्छा, इस विंडो के भी काफी सारे टैब्स हैं, हम इन टैब्स को अपने कोर्स की जो ड्यूरेशन है उसके अंदर हर टैग को थोड़ा थोड़ा देख लेंगे जब भी जिस टाइप की जरूरत पड़ी। अच्छा, जो दूसरी है उसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्स HTML आई हुई है, जो जो मेरे पास HTML थी डॉक्यूमेंट के अंदर मैं एक्सपेंड करूंगा, ये UL आ गई मेरे पास, LI, ये पूरा HTML का वो आ गया मेरे पास। अच्छा, और एक और बात देखेंगे आपके, जिस एलिमेंट को मैं हाईलाइट करूंगा, जिस तरह से ये मैंने ऑरेंज को हाईलाइट किया, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, थोड़ा सा कम जूम कर लेता हूँ। जिस तरह से मैंने अब ऑरेंज को हाईलाइट, ऑरेंज के ऊपर मैं लेके आया हूँ तो उसने ऑरेंज को हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अब मैं ऑरेंज को सिलेक्ट करूंगा तो क्या होगा कि यहाँ राइट साइड पे ऑरेंज की style.css आ जाएगी। राइट साइड पे क्या आ रही है, स्टाइल्स, यहाँ पे क्या आ रही है, एलिमेंट्स। ठीक है, मैं मैंगो को या पोटैटो को करता हूँ तो यहाँ पे ये मेरे पास ये आ रही है, और इसको मैं करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये आ रही है। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टाइल। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, मैंने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे गया तो मेरे पास डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर जो जो मेरे पास राइट साइड के ऊपर मेरे पास आ जाएगी, जो जो भी CSS, जो जो भी स्टाइल लग रहा है वो सारा मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसमें मैं ये इसको मैं कैसे काम में लेके आ सकता हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने देखना है कि अच्छा, यहाँ पे ना एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो देख लें आप। अब जिस तरह से ये मैंने इसको हाईलाइट किया है तो यहाँ पे देखें राइट साइड पे क्या है, सबसे पहले है एलिमेंट स्टाइल। क्या एलिमेंट स्टाइल क्या है, कलर ब्लैक, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। अब ये एलिमेंट स्टाइल का क्या मतलब है कि ये मैंने इस एलिमेंट के अंदर ही लिखा है, ये इनलाइन CSS, जो भी एलिमेंट डॉट स्टाइल लिखा होगा इसका मतलब है ये इनलाइन CSS से आ रहा है। ठीक है, अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या आ रही है इसके पास, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड येलो ग्रीन। ठीक है, इसको मैं कुछ प्रोमिनेंट करने के लिए खाली येलो कर लेते हैं या ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये वाली स्टाइल कहाँ से आ रहा है, ये वाला स्टाइल आ रहा है यहाँ से, कलर ब्लैक, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। ठीक है, ये इसको हम क्या कहते हैं, ये है मेरा इनलाइन CSS एलिमेंट डॉट स्टाइल। फिर दूसरा देखें, ये H1 के ऊपर स्टाइल लगा हुआ है, और ये कौन सा एलिमेंट है, ये H1 का एलिमेंट है।
इसके ऊपर बॉर्डर लगा हुआ है और कलर ग्रे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इनलाइन कलर ब्लैक था तो इसने इस कलर ग्रे को ओवरराइड कर दिया। ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें, ये तो आ रहा था एलिमेंट स्टाइल, इसका मतलब है कि ये एलिमेंट के अंदर ही लिखा हुआ है डिफाइन हुआ है स्टाइल। ये कहाँ से आ रहा है, h1 कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और लाइन नंबर 7। ठीक है, ये मेरी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है और इसकी लाइन नंबर 7 क्या है, ये इनलाइन इंटरनल स्टाइल है। ठीक है, ये यहां से आ रहा है। ठीक है, मैं इस स्टाइल को अनचेक भी कर सकता हूँ, इस स्टाइल को अप्लाई भी कर सकता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद H1 के अंदर क्या आ रहा है, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल, बॉर्डर कलर पहले भी डिफाइन हुए हैं इसलिए ये क्रॉस हुए हैं क्योंकि इनकी प्रायोरिटीज आता है ऊपर से, और इसने प्रायोरिटी वाइज लिस्ट किया हुआ सारी चीजों को। अच्छा, अब ये H1 कहाँ से आ रहा है, ये H1 आ रहा है स्टाइल डॉट सी एस एस से। ठीक है, स्टाइल डॉट सी एस एस कहाँ पे है, ये स्टाइल डॉट सी एस एस, और इसकी पहली लाइन से आ रही है। ठीक है, तो ये टूल क्या कर रहा है, मुझे बता रहा है कि HTML का एलिमेंट किधर पड़ा हुआ है और उसके ऊपर स्टाइल कहाँ से आ रहा है। अच्छा, इसको आगे जानने से पहले मैं देख लेता हूँ कोई सवाल तो नहीं है। अच्छा, एरर कैसे, एरर के लिए नहीं, मेरे ख्याल में इसको यूज करते हैं हम डिबगिंग के लिए। एरर तो हमने खुद ही जनरेट किए होते हैं। डिबगिंग भी नहीं कह सकते इसको, आप कह सकते हैं कि देख के विजुअली कि किस तरह से मेरा कोड परफॉर्म कर रहा है, उस चीज के लिए हम इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट को इस्तेमाल करते हैं। मैं विजुअल स्टूडियो कोड में नहीं इस्तेमाल कर रहा, ये मैं ब्राउजर के अंदर इस्तेमाल कर रहा हूँ। सर, इंस्पेक्ट हर वेबसाइट का नहीं होता, कुछ वेबसाइट हाइड कर देती हैं, वो क्यों होता है, इशू की वजह से? अच्छा, वो ना ऐप के ऊपर डिपेंड करता है। वेबसाइट हाइड कुछ इसलिए करते हैं, जिस तरह टेस्ट की वेबसाइट होती है वो नहीं हाइड करती। बाकी जावास्क्रिप्ट के अंदर जब आप वेरिएबल्स थ्रो करते हैं तो उसको आप चेंज कर सकते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू, तो इस वजह से कुछ वेबसाइट हाइड कर लेती हैं। इंस्पेक्ट टूल में कोडिंग कर सकते हैं हम। अच्छा, इसके ऊपर मैं आता हूँ अभी। इंस्पेक्ट टूल के ऊपर आप कोडिंग नहीं कर सकते, आप चेंजेस करके देख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये मैंने देखना है कि इस टेक्स्ट का कौन सा कलर सूट करेगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कलर मैं चाहता हूँ, मैं इसको कलर को चेंज करने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे इसको कलर को ग्रीन रख सकता हूँ, ग्रे रख सकता हूँ। ठीक है, जो भी मैं ऑप्शन देख सकता हूँ, ब्लू, ठीक है, ब्लैक, ब्लू वायलेट, ब्राउन, जो भी आपको अच्छा लगे कलर डॉक्यूमेंट के हिसाब से। सारी इतने गंदे गंदे कलर हैं, अच्छा ब्लैक ही रख लेते हैं। ठीक है, ये रख लिया फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, अब ये वाला क्या है, ये मैं यहाँ पे देख सकता हूँ इसको। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये सारी चेंजेस गायब हो जाएंगी। क्यों गायब होंगी, क्योंकि ये मैंने ब्राउजर में चेंज किया। ये जो ब्राउजर है ना गूगल क्रोम, उसके अंदर मैंने चेंजेस किए। ये असली फाइल जो यहाँ पे पड़ी हुई है, इस फाइल के अंदर चेंज नहीं आई। ठीक है, अगर आपने इस फाइल के अंदर चेंज करना है तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि किस तरह से इसको मैंने करना है। इसको मैंने फॉर एग्जांपल ग्रीन कर लेना है, कलर ग्रीन करना मैंने, तो मैं इसको कॉपी करूंगा यहाँ से, और जहाँ पे भी है वहाँ पे, जिस तरह यहाँ पे है, तो मैं इसको यहाँ पे जाके ये इधर पेस्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे ये चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये मैं जो इंस्पेक्ट का एलिमेंट है, यहाँ पे मेरे पास लाइव चेंजेस हो रही हैं, और लाइव चेंजेस को मैं उसी टाइम देख सकता हूँ। मैं ये देख सकता हूँ कि डॉक्यूमेंट कहाँ पे, डॉक्यूमेंट का कौन सा एलिमेंट है, और इस एलिमेंट के अगेंस्ट कौन सी चेंजेस मैंने करनी है, या कौन सी चेंजेस मैंने
नहीं करनी, ठीक है। जिस तरह से ये बॉर्डर को मैंने बड़ा करना है तो मैं इस बॉर्डर को चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, ये मैं किस तरह से कर रहा हूँ, ये मैं एरो की से कर रहा हूँ। मैं ऊपर वाली एरो की दबा रहा हूँ तो वो इंक्रीज होता जा रहा है, नीचे वाली एरो की दबा रहा हूँ तो वो बॉर्डर का साइज कम होता जा रहा है, ठीक है। और इसी तरह अगर मैंने ये वाली वैल्यू चेंज करनी है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, डॉटेड बॉर्डर आ जाएगा। और फॉन्ट साइज मैंने चेंज करना है, अनचेक करनी है कोई चीज़, मैंने देखना है कि इसका क्या इफेक्ट नज़र आ रहा है, ये चीज़ अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है, तो मैं उसको सारे को यहाँ पे टेस्ट करके देख सकता हूँ। तो आप कह लें कि ये टेस्टिंग के लिए है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो आपको उठा के कॉपी करनी पड़ेगी, ठीक है। कॉपी करेंगे आप, और जहाँ पे ये लिखी हुई थी index.html7, यहाँ आप जाएंगे, आप index.html उसकी लाइन नंबर 7 पे जाएंगे और इसको आप रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब मैं रिफ्रेश करूंगा अगर डॉक्यूमेंट, अब तो आप देखें जो मैंने चेंजेस की थी वो आपको नजर आएंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, आपका सवाल है वेयर आर दीज टैग्स अपीयरिंग, तो मैं दोबारा से आखिरी दफा बता रहा हूँ कि ये काफी दफा बता चुका हूँ मैं। आपने क्या करना है, पेज पे जाना है, ये गूगल क्रोम है मेरे पास, क्रोम खोला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करेंगे तो इंस्पेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, ये इंस्पेक्ट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें आपके पास दोनों आ जाएंगी। फिर जिस आपने उसके ऊपर चेंज करना है, यहाँ से ये सिलेक्ट करें, सिलेक्ट एलिमेंट, इसको यहाँ से क्लिक करें तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सर जो चेंजेस आप कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट ओरिजिनल फाइल पे भी पड़ेगा? नहीं नहीं, जो भी मैं यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ ये मैंने बता दिया है, जो भी मैं यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ उसका इफेक्ट खाली ब्राउजर के ऊपर पड़ रहा है। इसको आपने सेव करना है तो कॉपी करके आपको असल फाइल के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा था, आज मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही दिया है, इसके ऊपर हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखनी है इसी टूल के ऊपर, तो उसको हम बाद में देखते रहेंगे, ठीक है। ये टूल आप अ, इस्तेमाल करते रहेंगे, ये सारी चीज़ें आएंगी प्रैक्टिस है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप फेमिलियर होते जाएंगे इस चीज़ के कॉन्सेप्ट से। अच्छा जी, ठीक है, आगे चलें। कहाँ पे थे हम? हाँ सॉरी, मैं अंडरलाइन पढ़ा रहा था आपको, टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी। अच्छा, अब ये टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन है, मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ यहाँ से, और यहाँ से ये अंडरलाइन को मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी प्रॉपर्टी, ब्लिंक तो नहीं करेगा मेरे ख्याल में ये, इसको मैं रिफ्रेश, ये ब्लिंक नहीं करेगा क्योंकि ब्लिंक डेप्रिकेट हुई भी है। अच्छा, डैश, डॉटेड, सॉरी, अंडरलाइन या ओवरलाइन होता है एक, ठीक है, लाइन थ्रू हो सकता है एक, नन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी आपने टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करता है, ये 3 काम करता है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं, टेक्स्ट इंडेंट। अब इंडेंटेशन क्या होती है? इंडेंटेशन पता है आपको कि जो राइट साइड से जो डिस्टेंस है वो इंडेंट होता है, ठीक है। तो अब इंडेंट क्या करेगा, टेक्स्ट इंडेंट में आपको करके दिखा देता हूँ, वो स्पेस डालेगा। वैसे टेक्स्ट इंडेंटेशन असल में हम यूज करते हैं, अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहीं पे मैं डाल देता हूँ, टेक्स्ट इंडेंटेशन असल में मल्टीपल लाइंस के लिए होती है, 2 पिक्सल, ठीक है। अब इसको मैं इंक्रीज करता जाऊंगा तो आप देखें कि ये टेक्स्ट जो है ये यहाँ से इंडेंट होता जा रहा है, ठीक है। टेक्स्ट इंडेंटेशन करते हैं ना, जब भी हम नया पैराग्राफ लिखते हैं तो नए पैराग्राफ के आगे कुछ थोड़ी सी लाइन छोड़ते हैं, तो वो प्रॉपर्टी किसकी है, वो टेक्स्ट इंडेंटेशन की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको W3 स्कूल्स में मिल जाएंगी। अच्छा, फिर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये इसको मैं देख देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या करता है, टेक्स्ट, सॉरी, टेक्स्ट
ट्रांसफॉर्म। अच्छा, यह इसको मैं कैपिटलाइज कर सकता हूँ कि ये इसके जो सारे के सारे वर्ड हैं ये कैपिटलाइज हो जाएंगे। इसको जो पहला लेटर है वो कैपिटलाइज हो जाएगा, ठीक है। और इसकी क्या वैल्यू हो सकती है, लोअर केस, सारे लेटर लोअर केस में आ जाएंगे। ये इस पे काम नहीं कर रहा, ये पी टैग के ऊपर काम करेगा, ठीक है। अच्छा, लेटर स्पेसिंग है, वाइट स्पेसिंग है, ये हम आगे जाके इसको कवर कर लेंगे। और सूडो क्लासेस हैं। अच्छा, अब सूडो क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे पहले सूडो क्लासेस से पहले ना मैं आपको ये चीज़ दिखा दूं, इसको कहते हैं हम पेज लेआउट। अच्छा, अब ये पेज लेआउट के लिए हमारे पास जो बॉक्स मॉडल है एक चीज़, ठीक है, इस चीज़ को हम कहते हैं बॉक्स मॉडल। ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। बॉक्स मॉडल is used to implement layout of the page। अच्छा, अब बॉक्स मॉडल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? बॉक्स मॉडल के अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ठीक है। जिस तरह से हमने टेबल पढ़ा था, अब टेबल के अंदर क्या था, एक बॉर्डर था, ठीक है, एक सेल स्पेसिंग थी और एक थी सेल पैडिंग, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये HTML में हर जगह पे हम टेबल इंप्लीमेंट नहीं करते, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास कोई भी जो भी एलिमेंट आता है, H1 का एलिमेंट होता है, A का एलिमेंट होता है, इमेज होता है, तो उसके भी यही वाली चीजें होती हैं, ठीक है। एक तो वो कंटेंट इटसेल्फ होगा, ठीक है, एक कंटेंट का बॉर्डर होगा। अब कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान में जो स्पेस है उसको हम क्या कहेंगे, पैडिंग। और कंटेंट और बॉर्डर के बाहर जो स्पेस होगी, सॉरी, बॉर्डर और दूसरे एलिमेंट के दरमियान में जो स्पेस होगी उसको क्या कहेंगे हम, मार्जिन, ठीक है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कोई भी HTML का एलिमेंट होता है, उसके जो स्पेस या लेआउट्स के हिसाब से तीन चीजें होती हैं उसके पास, ठीक है। एक उसका बॉर्डर होता है, ठीक है, फिर बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान जो स्पेस है उसको कहते हैं पैडिंग, और बॉर्डर और बाहर जो चीज, बॉर्डर से बाहर जो चीज होगी, दूसरी चीज पड़ी होगी, उसके दरमियान में जो स्पेस होगा उसको हम क्या कहेंगे, मार्जिन, ठीक है। अब मैं हर चीज का बॉक्स लेआउट होता है। यहाँ से बॉक्स लेआउट कहाँ पे नजर आएगा, नीचे यहाँ पे जाके, ठीक है। आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट करें किसी भी चीज को, ठीक है, उसमें स्टाइल्स में जाएं और स्टाइल में पूरा स्क्रॉल डाउन कर लें, तो ये आपको बॉक्स मॉडल दिखा देगा, ठीक है। आपको नजर आ रहा होगा, ये कंटेंट की विड्थ और हाइट है 773 इंटू 4.500, ये पिक्सल्स में है। अच्छा, मैं इसको छोटा करता जाऊंगा तो आप देखेंगे कि इसको रीसेट कर लेते हैं, साइज इसका 0 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या बॉर्डर है इसका 1 पिक्सल, ठीक है। मैं ऊपर से बॉर्डर 0 पिक्सल करता हूँ तो ऊपर से बॉर्डर गायब हो जाएगा। बल्कि ऊपर से मैं अगर बॉर्डर इंक्रीज करना चाहूँ, बॉर्डर को मैं करता हूँ 5px, बॉर्डर जो है वो बड़ा हो जाएगा ऊपर वाला, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, इसको मैं अगर जूम इन करूँ थोड़ा सा, ज़्यादा जूम इन हो गया, सॉरी। अच्छा, इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, इसको थोड़ा और जूम इन कर लेते हैं। अच्छा, आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये मेरी जो एलिमेंट है उसकी विड्थ है, ये उसका बॉर्डर है, ठीक है। बॉर्डर और उसके दरमियान में जो चीज़ है उसको हम पैडिंग कहते हैं। बॉर्डर और उसके ऊपर जो चीज़ है उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिन। बॉर्डर और बॉर्डर से बाहर जो भी नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसको हम मार्जिन कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इसको भी मैं थोड़ा सा
एक्सपेंड कर लूँ ताकि चेंजेस जो है वो नजर आए। अच्छा ये देखें, ये है कितना 26.8 पिक्सल। ठीक है, ये अभी मैंने कुछ भी नहीं दिया बाय डिफॉल्ट। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको मैं ज्यादा करता हूँ, तो आप देखें क्या होता है। अच्छा अभी कुछ नहीं हो रहा क्योंकि ऊपर वाली जो है वो डिव के अंदर नहीं है, वो इनलाइन एलिमेंट है। अच्छा अगर नीचे भी H1 2 होते तब इसका चेंज करूँ। चलें पहले मैं पैडिंग को दिखा देता हूँ। अब मैं पैडिंग को इंक्रीज करता हूँ, इसको मैं करता हूँ 1 पिक्सल। सॉरी, देखें इसका इफेक्ट क्या होता है। 1 2 3 ये बढ़ती जाएगी। ये पैडिंग किस कलर में है? ग्रीन कलर में। ठीक है, पैडिंग बढ़ती जा रही है तो आप देखें यहाँ पे इफेक्ट पड़ रहा है और डॉक्यूमेंट जो है वो नीचे आता जा रहा है। ठीक है, नीचे वाली, ये मैं टॉप की पैडिंग चेंज कर रहा हूँ, नीचे वाली पैडिंग नहीं चेंज कर रहा। अगर नीचे वाली भी मैं चेंज करता हूँ तो आप देखेंगे, अगर मैं नीचे वाली को इंक्रीज करता हूँ पैडिंग को, तो आप देखें नीचे से भी बॉर्डर। अब ये पैडिंग क्या थी? बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान डिस्टेंस, ये मैंने 46 पिक्सल कर दिया है, ऊपर से मैंने 38 पिक्सल कर दिया है। राइट और लेफ्ट जीरो है। ठीक है, तो इसलिए आपको पैडिंग राइट और लेफ्ट में नजर नहीं आएगी। ये खाली इंडेंटेशन है, इंडेंटेशन को हम खत्म कर सकते हैं। फिर बॉर्डर है, बॉर्डर को भी मैंने साइज दे दिया डिफरेंट डिफरेंट, और फिर मार्जिन आ जाता है। अच्छा ये मार्जिन इफेक्ट क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि ये मार्जिन ऊपर वाले से, इसको बड़ी वैल्यू देते हैं, ऊपर वाला इनलाइन एलिमेंट है असल में। अगर यहाँ पे मैं एक और H1 एलिमेंट डालूं, फिर ये बॉर्डर को आप देखेंगे फर्क लेगा। अच्छा यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? सर जी खुद हो पर ओरिजिनल कोड में चेंज आपको खुद करनी पड़ेगी। हाँ जी, ओरिजिनल कोड जो है उसमें आपको खुद चेंज करनी पड़ेगी। लाइन थ्रू और स्ट्राइक एक ही चीज़ है। हाँ जी बिल्कुल एक ही चीज़ है। सर पेज लेआउट की चेंजेस फाइल से चेंज करके समझाएं, ब्राउजर तो समझ आ जाएगी। ये मैं अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, इसको मैं चेंज करके बताता हूँ। इसके लिए चेंज करने के लिए कौन सी CSS कमांड यूज करनी है वो भी मैं बता दूंगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गई है तो ये चेंज करना बहुत आसान है। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक H1 और डाल लेते हैं हम। डेमो टेम्पलेट, ये डेमो टेम्पलेट मैंने बना लिया है। और ये अच्छा ये मैं इसकी जो स्टाइलिंग है इसको हटा देते हैं अभी के लिए, ताकि ये अजीब सी ना नजर आए। ठीक है, अच्छा आप देख रहे होंगे ये इन दोनों के दरमियान में स्पेस है। अब इन स्पेस को एड्रेस कैसे करते हैं? इन स्पेस को एड्रेस करते हैं हम CSS से। अगर आपको समझ आ गया कि 3 पार्ट्स होते हैं, पैडिंग, बॉर्डर और फिर मार्जिन। अच्छा अब बॉर्डर तो हम काफी सारे यूज करते रहे हैं, सबसे पहले मार्जिन के ऊपर देख लेते हैं। ठीक है, अब मार्जिन हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? अब जिस तरह से ये H1 है ना, कौन सा H1 है? ये वाला H1 है। ठीक है, इसका मैं लिखता हूँ स्टाइल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मार्जिन 1 पिक्सल। इसको 1 पिक्सल तो बहुत थोड़ा है, 40 पिक्सल। ठीक है, अब क्या होगा, जो मेरा ये H1 का एलिमेंट है ये वाला, इसके हर साइड पे, इधर ऊपर नीचे और राइट साइड पे 40 पिक्सल का मार्जिन होगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें अब क्या हुआ है, बॉर्डर से बाहर इधर भी 40 पिक्सल, बॉर्डर से ऊपर इधर भी 40 पिक्सल, बॉर्डर से नीचे भी 40 पिक्सल, और बॉर्डर से राइट भी 40 पिक्सल। ठीक है, इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये बॉर्डर 40 पिक्सल। ठीक है, ये कलर भी आप कलर स्कीम से भी समझ जाएंगे। ये जो ऑरेंज से कलर का मतलब है, इसका मतलब है कि ये बॉर्डर है। ठीक है, यहाँ पे ये ऑरेंज सा कलर जो है ये बॉर्डर है। ठीक है, मार्जिन 40 पिक्सल, इसको मैं इंक्रीज करता जाऊंगा, मार्जिन बढ़ता जाएगा। इसको मैं डिक्रीज करता जाऊंगा, मार्जिन कम होता जाएगा। अच्छा अब ये तो एक तरीका मार्जिन देने का।
अब मैंने अलग अलग मार्जिन देने हैं, ठीक है। अलग अलग मार्जिन हम किस तरह से देंगे? मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन राइट और मार्जिन लेफ्ट। ये काफी लंबा हो गया, इसको मैं ऐसा करता हूँ, CSS में लिख लेता हूँ कि सारे H1 टैग में इसी तरह से नजर आए। मार्जिन टॉप हो गया, मार्जिन बॉटम आ गया, मार्जिन लेफ्ट आ गया और मार्जिन राइट आ गया। लेकिन इससे क्या हुआ है, इससे देखें कि काफी ज्यादा जो मेरे साइज भी बढ़ गया और लेकिन अलग अलग हो गया। मैं अब हर चीज को अलग अलग से स्टाइल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने अगर मार्जिन लेफ्ट है, ये वाला मार्जिन ये कम करना है, तो मैं क्या करूँगा, खाली मार्जिन लेफ्ट की अलग से वैल्यू दे दूंगा, मार्जिन लेफ्ट कम हो जाएगा और तरह से नजर आता है। अच्छा, अब इसी इसी आप कह लें कि चार चीजों को डिफाइन करने का, मार्जिन को डिफाइन करने का एक एक और तरीका है, ठीक है। एक इस सिंपल तरीका अगर मैं कहना चाहूँ तो सिंपल तरीका क्या होगा, मैं एक ही दफा मार्जिन लिखता हूँ और उसमें अब मैंने हर चारों अलग अलग डिफाइन करने हैं, ठीक है। मैं इसको लिखता हूँ 10 पिक्सल, मैं यहाँ पे एक और लिखता हूँ 20 पिक्सल, बल्कि पहले ये वाला दिखाता हूँ आपको, मार्जिन 10-20। अब ये क्या होगा, ये होगा मार्जिन टॉप और डाउन का, मार्जिन टॉप मार्जिन मार्जिन डाउन ये हो जाएगा 10 और मार्जिन राइट और मार्जिन लेफ्ट ये हो जाएगा 20, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये H1 आ गया। मैंने एक गलती की है कि मैंने यहाँ पे ये नहीं डाला हुआ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, अब ये देखें मार्जिन, अब ये मार्जिन क्या है, ऊपर और नीचे 10 है। मैंने खाली दो वैल्यूज दी है ना, मार्जिन 10 पिक्सल और 20 पिक्सल, तो ये दो वैल्यूज ने इकट्ठी ले ली हैं, ऊपर और नीचे 10 है और राइट और लेफ्ट 20 है, ठीक है। अब मार्जिन की दो वैल्यूज दी हैं मैंने, तो वो ऊपर नीचे और लेफ्ट और राइट आ गई। 10 जो होगी ऊपर नीचे की हो जाएगी, 20 राइट और लेफ्ट की। इसी तरह से मैं अगर चार वैल्यू दे देता हूँ, 30 पिक्सल और 40 पिक्सल, तो ये क्या होगा, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, मेरे ख्याल में इसी तरह होता है। ये हम जाएंगे क्लॉकवाइज, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है। ये 10 किधर का है, टॉप का है, 20 किधर का है, राइट का है, 30 किधर का है, बॉटम का है और 40 किधर का है, ये है लेफ्ट साइड का, ठीक है। तो ये हम किस तरह से जा रहे हैं, टॉप से शुरू हो रहे हैं और क्लॉकवाइज चल रहे हैं, टॉप राइट, टॉप 10 राइट 20 बॉटम 30 और लेफ्ट 40, 10 टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है। अच्छा, ये समझ आ गई होगी आपको मार्जिन की। वॉइस तो आनी चाहिए, आ रही है वॉइस सबको? अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो मार्जिन हो गया, ठीक है। इसी तरह से बॉर्डर होते हैं, बॉर्डर हम आपको दिखाया हुआ है काफी सारा, काफी जगह पे। इसी तरह से हम पैडिंग को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। पैडिंग में कह देता हूँ 10 पिक्सल,
तो इस पैडिंग 10 पिक्सल का क्या मतलब होगा? इस 10 पिक्सल के पैडिंग का मतलब है कि बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान में जो जगह है पैडिंग की, वो मैंने 10 पिक्सल दे दी। ठीक है, अब इस 10 पिक्सल को भी मैं इसी तरह से डिफाइन कर सकता हूँ जिस तरह से पैडिंग, जिस तरह से मैंने मार्जिन को किया था। अब देखिए ये मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, तो ये बॉर्डर और ये वाला साइज नहीं चेंज हो रहा, बॉर्डर और ये वाला साइज चेंज हो रहा है। ठीक है, ये 26 पिक्सल कर दिया मैंने, इसको मैं बड़ा करता हूँ, 28 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे बॉर्डर और ये वाली जो साइड है इसका साइज चेंज नहीं हो रहा, लेकिन बॉर्डर और इसके अंदर जो चीज थी उसका साइज चेंज हो रहा है। और इसको भी मैं उसी तरह डिफाइन कर सकता हूँ जिस तरह से ये 10 पिक्सल है, सॉरी 10 px लिख देता हूँ, 20 px, 30 px और 40 px। ठीक है, तो अब इसके ऊपर मैं पैडिंग के ऊपर लेके आऊंगा, तो देखें ऊपर वाली आपको छोटी लग रही है, ऊपर वाली 10 है, राइट वाले उससे बड़ी है, राइट वाली 20 है, बॉटम वाली उससे बड़ी है, बॉटम वाली 30 है, और लेफ्ट वाली सबसे बड़ी है, लेफ्ट वाली 40 है। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक और तरीका भी होता है इनकी वैल्यूज का, इसको मैं मार्जिन ऑटो भी कर सकता हूँ, 0 OPX लिखिए, 0 px और ऑटो। ठीक है, यहाँ पे देखें ये 0 पिक्स है। वैसे ऑटो इसमें तो नहीं इतना काम करेगी, बाकी जो इनलाइन एलिमेंट्स हैं उनमें ये सही काम करती है। अच्छा, 3 main elements of box model, namely padding, which is being content and border which is boundary of the element, and margin which is space outside the body। अच्छा, ये मैं इसको यहाँ पे थोड़ा इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि अच्छा, आप ये जो कोर्स है ना ये टेक्निकल चीज सीखने के लिए है, तो अगर आप कहीं इंटर्नशिप पे जाते हैं तो इंटर्नशिप पे भी आप 8 या 10 घंटे या पूरा टाइम आप इसको देते हैं। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ये कि अगर आपने इस कोर्स को पढ़ना है तो आप इसको ऐसे लें कि जैसे आप कहीं पे इंटर्नशिप कर रहे हैं या कहीं पे फुल टाइम जॉब कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इस सारे को टाइम देना है। टाइम आप बेशक उससे दे लें, प्रैक्टिस करें जो भी मैंने क्लास में प्रैक्टिस कराई है, या आप उसके थ्रू प्रैक्टिस करें जो W3 स्कूल का लिंक दिया मैंने आपको। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगी। ये समरी लिखी है मैंने, छोटी सी लिखी है, बाकी सारा आपने काम क्या करना है, बाकी आपने W3 स्कूल में इसको देख लेना है। ये सारी वही चीज़ें हैं, CSS के कलर किस तरह से इस्तेमाल होंगे, CSS के बैकग्राउंड किस तरह से इस्तेमाल होंगे, बॉर्डर किस तरह से इस्तेमाल होंगे, ठीक है, मार्जिन के किस तरह से इस्तेमाल होने हैं CSS के। ठीक है, ये वाली सारी मैंने क्लास में प्रैक्टिस करा दी है, लेकिन आपने इसको फॉलो ज़रूर करना है। CSS की पैडिंग हमने किस तरह से देनी है, बॉक्स मॉडल CSS का क्या होता है, ये बॉक्स मॉडल हमने आज देख लिया हुआ है। ठीक है, तो आपने ये लिंक ज़रूर फॉलो कर लेना। मैं इसके लिंक भी पेस्ट कर देता हूँ। लिंक से पहले मैं कोड शेयर करता हूँ आपको साथ, मैं जनरल में कोड शेयर कर देता हूँ।
सर मेरे एग्ज़ाम हो रहे हैं रात 12 बजे, आपका लेक्चर देखता हूँ, कल वाला मिस हो गया, काइंडली उस लेक्चर की हाइलाइट्स भेज दें, मैं यूट्यूब से सीख लूँगा वो टॉपिक। कल चले मैं आपको भेज देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, समरी आप देख लें गिलमन। अच्छा, मैंने क्या करना था, मैंने ये पोस्ट करना था। अच्छा, ये मैंने जिप कर दिया है, इसमें 3 फाइल्स हैं, आप इन तीनों को देख सकते हैं। ठीक है, डेट इसके ऊपर आ रही होगी, तो आप इस डेट को लिख के देख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ हमने करनी थी, चलें वो कल कर लेंगे। कल फिर थोड़ा सा टॉपिक रह गया हमारे पास CSS का। चलो मैं चेक करता हूँ, आज इंशाल्लाह मैं चेक कर लूँगा। हाँ, थोड़ा सा टॉपिक हमारे पास CSS का रह गया, इसके बाद फिर हम दोबारा फाइबर को डिटेल में देखेंगे और फाइबर को देख के फिर आगे काम करते रहेंगे। चलें ठीक है, थैंक यू। अपना ख्याल रखें और मेहनत ज़रूर करें। आप कम से कम 4 घंटे दिया करें, क्योंकि आप किसी जगह ऑफिस में जाके कोई काम सीखना होगा, वहाँ पे भी आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप 8 घंटे उनको दे रहे होंगे। तो आप अगर आपने ये स्किल सीखना है, जिन लोगों को पहले से आता है उनके लिए तो अच्छा है, वो तो आप ये आराम से काम कर सकते हैं, वो आप लोगों से थोड़ा सा स्किल वाइज आगे होंगे। लेकिन अगर आपने उनको कैचअप करना है तो आप इसको अ, कर लेंगे। अच्छा, सर आई हैव सबमिटेड माय असाइनमेंट बट प्लीज डू नॉट गिव मी मार्क्स बिकॉज आई विल ट्राई नाउ। चलें ठीक है, आप ये असाइनमेंट थर्सडे तक है, थर्सडे तक आप इसको इम्प्रूव करके सबमिट करा सकते हैं। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।